उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी और मोदी पर बड़ा बयान दिया। अरविंद जी, आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए। पहले मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं आज यहाँ आने के लिए। मैं उद्धव जी का, उनके पूरे परिवार का और उनकी पार्टी का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम जो लोग आए हैं सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। तो जैसा उन्होंने कहा, मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए। जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दे, तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। पिछले जिस तरह का इनका रवैया इन लोगों का हमने पिछले कुछ महीनों में ये भी देखा, कैसे इन लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों को किस तरह से ये लोग गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। जिस तरह से इनके लोग जजों के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं। इनके लोग जजेस को, रिटायर्ड जजेस को एंटी नेशनल बोलते हैं। तो इनका जुडिशरी पे इनका कोई वो नहीं है। अब इन्होंने एक मैसेज दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसला दे, हम नहीं मानते, हम ऑर्डिनेंस ला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट देंगे। ऐसे हमारा कैसे चलेगा? ऐसे तो हमारा देश नहीं चल सकता। और ये जनतंत्र सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते और ये जनतंत्र को भी नहीं मानते। तो अब इनके 3 तरीके हैं बीजेपी के। 3 तरीकों से अगर कोई बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, किसी राज्य में नहीं बनेगी, तो या तो वो एमएलए खरीद के उसकी सरकार गिरा देंगे, या एमएलए सीबीआई और ईडी का डर दिखा के एमएलए तोड़ के उनकी सरकार गिरा देंगे, और या फिर ऑर्डिनेंस ला के उनकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। दिल्ली में यही हुआ। इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया, 2-3 बार ऑपरेशन लोटस किया, हमारे एमएलए खरीदने की, तोड़ने की कोशिश की, हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। जब इन्होंने देखा कि इनकी सरकार टूट नहीं रही, इनकी सरकार गिर नहीं रही, तो अब ये ऑर्डिनेंस ला के इन लोगों ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है, और जब किसी आदमी को बहुत अहंकार हो जाता है तो बहुत स्वार्थी हो जाता है वो आदमी। ऐसा व्यक्ति देश नहीं चला सकता जो इतने अहंकार और इतने स्वार्थ के अंदर जीता है। वो फिर देश के बारे में नहीं सोचता, वो केवल ये ऑर्डिनेंस क्या है, ये ऑर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ आदेश देने की, हम देखते हैं। तो ये अहंकार का नतीजा है। अहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शिवसेना का, उद्धव जी का, कि उन्होंने दिल्ली के लोगों का आज साथ दिया। ये लड़ाई दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर संविधान की है, जनतंत्र की है, फेडरलिज्म की है। जिस तरह से सारी देश के अंदर सरकारों को परेशान किया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का डर दिखा के सरकारें तोड़ी जा रही हैं, तो ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। फिर चुनाव क्यों कराते हो? फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बैठ के अपना देश चला लें। फिर कोई मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं, कोई कैबिनेट की ज़रूरत नहीं, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ज़रूरत नहीं। इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उद्धव जी का, शिवसेना का। और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मैं
यूपी के मिर्जापुर जिले से लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया है। जिले के एक गांव निवासी शादीशुदा युवती ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, अंबाला ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, बुर्का पहनाकर नमाज पढ़ने के लिए भी दबाव बनाता रहा। जब युवती के पति ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई तो पुलिस छानबीन में जुटी रही, जिसके बाद युवती वापस अपने घर लौटी। घर आने के बाद युवती ने बताया कि युवक ने अभय नाम बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था। इसके बाद उसे अंबाला ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। मामला तब उजागर हुआ जब युवती के पति ने थाने में जाकर तहरीर देकर बताया कि आरिफ नामक युवक उसकी पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकी दे रहा है कि उसे वापस अंबाला भेज दे। मामला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। मिर्जापुर एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने युवती के पति व युवती से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद मामले से पर्दा उठा। एसपी बताया कि युवती सोशल मीडिया से युवक के संपर्क में आई। युवक अभय नाम बताकर युवती को अंबाला ले गया, वहां पर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। मिर्जापुर में एक लव जिहाद धर्म परिवर्तन कम दुष्कर्म का एक मामला संज्ञान में आया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा बाइट भी दी गई थी और इसी पे एक मुकदमा पंजीकृत करा के पिछले एक हफ्ते से हमारी टीमें काम भी कर रही थी। बहुत ही जटिल मामला था, क्योंकि इसमें कई राज्यों में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि कई राज्यों में हमको छापेमारी भी करनी पड़ी और फाइनली जो है पुलिस को इसमें सफलता हाथ लगी है। इस घटना में सम्मिलित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि आरिफ पुत्र तौफीक खां, इमरोज खां पुत्र तौफीक खां, शहाबुद्दीन पुत्र मंसूर अहमद, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है फाइनली। और इस घटना से जो सम्मिलित जो प्रूफ हैं वो भी हमने इकट्ठा कर लिया है। इसमें जो प्रथम दृष्टिया जो मामला पहले जो संज्ञान में आया था उसमें ये था कि एक महिला जो कि जनपद मिर्जापुर की रहने वाली थी, एक आरिफ नाम के व्यक्ति जो कि अभय बन के इस महिला से संपर्क करता है फ़ोन के माध्यम से और उसके बाद इसको अभय बन के ही इसको अंबाला लेके चला जाता है। वहाँ पे जाके इस महिला को मालूम चलता है कि ये आरिफ है, लेकिन वहीं पे आरिफ के द्वारा उसको बुर्का पहनाना, उसको नमाज पढ़वाना, कलमा पढ़वाना, ईद मनवाना इत्यादि ऐसे कई कृत्य किए गए जो इस हिंदू महिला के धर्म के विपरीत थे। साथ ही साथ उसके द्वारा दुष्कर्म भी किया गया और दुष्कर्म का वीडियो वो भी बनवाया जाता था और उस वीडियो को उसके पति को ही भेजा करता था। महिला की तस्वीर जो कि जिसमें से एक तस्वीर हमने बरामद की है जिसमें कि बुर्का पहन के बैठी हुई है, ये तस्वीर सेक्स वीडियोस और अन्य कई आपत्तिजनक वीडियोस पति को ही भेज के वो कहता था कि अपनी पत्नी को यहीं भेज दो और मैं धर्म परिवर्तन करा के इसको मुसलमान बना के उसको अपने साथ रखूंगा। इस तरीके कई कृत्य किए गए। पति के द्वारा पुलिस को अप्रोच किया गया और जब पूरी बात बताई गई तो गंभीरता से लेते हुए मैंने पत्नी और पति को बुला के जब पूरी पूछताछ किया तो ये घटना निकल के आई, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा के 5 टीमों का गठन किया गया और फाइनली एक हफ्ते के प्रयास के बाद में तीनों की गिरफ्तारी की गई है। पूरी पूछताछ में निकल के आया कि अंबाला में ये कृत्य करने के बाद में ये व्यक्ति अपने साथी शहाबुद्दीन के एवं इमरोज खां जो उसका भाई है उसके साथ सुल्तानपुर भी लेके गया था। मूलतः ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो 1 महीने जब तक कि इसने इस महिला को, जो मिर्जापुर की महिला को अपने साथ रखा, उसमें सुल्तानपुर भी लेके गया। सुल्तानपुर में भी वही एक्ट्स जो है उसको दोहराया गया जिसमें कि बुर्का पहनाना इत्यादि। और सुल्तानपुर में उसके पिता, इस व्यक्ति के आरिफ खां का पिता और उसका भाई भी इसमें सम्मिलित रहा, इसीलिए उसके भाई इमरोज खां को भी गिरफ्तार किया गया है और उसके पिता को भी मुलजिम बनाया गया है। इस तरीके से ये पूरा जो एक गैंग था उसका पर्दाफाश किया गया